हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी के प्री बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं और अब आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए सर कह रहे थे कि सर कुछ लाइए, तो हम बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस का एक सेट मतलब अपलोड कर चुके हैं और 2 मैथ के अपलोड कर चुके हैं क्लास 10th के लिए, और जल्दी ही साइंस के 7 सेट टोटल और मैथ के 7 सेट टोटल अपलोड करूँगा। उसी में से बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और साथ में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं हम 1 शॉट रिवीजन, जिसमें कि पूरा चैप्टर एक एक वीडियो में कवर अप कर रहे हैं और चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को केवल शामिल कर रहे हैं। तो उसी में से डिजिटल नोट्स आप सभी के सामने यहाँ पे मौजूद हैं। आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप वो ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम, इसके पहले के वीडियोज नहीं देखे तो ज़रूर देखेंगे। तो जैव प्रक्रम यानी लाइव प्रोसेस क्या होता है, तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। सजीव और निर्जीव हम लोग देखेंगे, किसको हम लोग सजीव कहते हैं, किसको हम लोग निर्जीव कहते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर देखेंगे। तो सजीवों की पहचान कैसे करेंगे। गति करना, सजीव क्या करते हैं, गति करते हैं, दौड़ते हैं, जुगाली करते हैं, सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। तो ये सजीवों की पहचान होती है। और निर्जीव ये सभी काम नहीं करते हैं। अदृश्य आणविक गतियाँ, इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट जीवन के लिए आवश्यक है, जो शरीर के अंदर होती हैं। जीवित रहने के लिए शरीर की मरम्मत, रिपेयर और अनुरक्षण मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। यह अनुरक्षण कार्य करने वाले प्रक्रम को ही हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मुख्य जैव प्रक्रम, जीवन अनुरक्षण के लिए 4 मुख्य प्रक्रम आवश्यक हैं। पोषण, उसके बाद में श्वसन, फिर पोषण श्वसन, फिर इसके बाद में वहन और फिर उत्सर्जन। और इसी में आता है पोषण के बाद में क्या होता है, पोषण में क्या है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। पोषण जो है ऊर्जा के स्रोत, यानी भोजन को शरीर के अंदर लेना और उसका पाचन करना। फिर इसके बाद में श्वसन, सांस लेना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करना। वाहन करना, भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना। फिर उत्सर्जन करना, अपशिष्ट यानी वेस्ट, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालना, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकाल देना। तो आप देखते हैं सबसे नंबर पहला पर पोषण यानी न्यूट्रिशन क्या होता है, ऊर्जा और अन्य पदार्थों को शरीर में स्थानांतरित करने के प्रक्रम को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण की विधि के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के, एक स्वपोषी पोषण और एक होते हैं विषमपोषी पोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण अकार्बनिक स्रोतों यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये एग्जाम्पल हरे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु, सम बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन आदि। विषमपोषी हेटेरोट्रॉपिक भोजन के लिए डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप से स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल जंतु, एनिमल्स और मानव और कवक आदि। अब देखेंगे स्वपोषी पोषण या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हर बार आता है लगभग, वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर। कच्ची सामग्री यही हो जाती है और आवश्यक परिस्थितियां होनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद हरा रंग का वर्णक होना चाहिए, तब ये रासायनिक प्रक्रिया होगी। क्या होगी, 6CO2 और प्लस 12H2। ये रिएक्शन आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये रिएक्शन संतुलित करने के लिए भी आ जाती है और यही रिएक्शन का इधर खाली जगह दे देंगे, इसको कंप्लीट करने के लिए भी आ सकती है। और 6CO2 प्लस 12H2 एरो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, फिर ये बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इसके बाद में प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। नंबर 1, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। नंबर 2, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, कन्वर्जन तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये 3 चीज़ें यहाँ पर होती हैं। पहले नंबर में क्लोरोफिल जो होता है, पत्तियों का हरा कलर होता है, वो सूर्य ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक, प्रकाश ऊर्जा को डायरेक्ट नहीं उपयोग करता है भोजन बनाने में, उसको रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। फिर जल के अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन, जिससे जल के अणु जो हैं किसमें टूट जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना देते हैं भोजन पचने के बाद, मतलब बनने के बाद। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रहण करते हैं उससे अपना क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल लेते हैं और इस प्रकार भोजन निर्माण होता है, ऑक्सीजन भी निकल जाती है। अब देखते हैं रंध्रों का काम क्या होता है। रंध्र यानी स्टोमेटा,
यानी पत्तियों की सतह पर जब छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ये गोल वाला जिसे दिख रहा है, इसी को हम लोग छिद्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान, ये जो बीच में जगह खाली दिख रही है, इसी के द्वारा होता है। आदान प्रदान मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। वाष्पोत्सर्जन यानी ज़्यादा जल जब पौधे में हो जाता है तो जल की हानि भी, माने जल को बाहर निकालना भी इन्हीं छिद्रों से हो जाता है। इसमें देखो ये खुला रंध्र है, इसमें मुंह खुला है और बीच का यहाँ पे देख सकते हो जगह खाली है, और इसमें बीच की जगह बंद है, यानी कि बंद रंध्र है। तो रंध्र हो गया खुला रंध्र, बंद रंध्र। और ये जो इसको कब खोलना है कब बंद करना है, तो ये जो लगी हैं ये गार्ड सेल कहलाती हैं। ये जो बाहर की जो है बंद करती खोलती, इनको हम लोग कहते हैं द्वार कोशिकाएं। और बीच में रंध्र हो गया, और ये जो आपको बहुत से डॉट डॉट दिख रहे हैं, यही होता है हरित लवक। अब हम लोग देखते हैं छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। द्वार कोशिकाएं इसको नियंत्रित करती हैं। जब देखो द्वार कोशिकाएं जब जल अंदर जाता है तो ये फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। विषम पोषी पोषण, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखते हैं, भोजन ग्रहण करने की विभिन्न विधियां। पहला है मृतजीवी सैप्रोफाइटिक, जीव भोजन को शरीर के बाहर विघटित करते हैं। जीव जो होते हैं भोजन को शरीर के बाहर विघटित करते हैं हम सब लोग, और फिर अवशोषित करते हैं। हम सब लोग नहीं, मृतजीवी मतलब जो सैप्रोफाइटिक होते हैं, जीव भोजन को शरीर के बाहर ही क्या करते हैं, शरीर के अंदर नहीं ले जाते हैं, बाहर ही उसको मतलब पाचन कर लेते हैं और फिर एनर्जी को अवशोषित कर लेते हैं। उदाहरण जैसे फफूंदी, ईस्ट, मशरूम, ये लोग क्या करते हैं अपने अंदर, यानी इनके पेट नहीं होता है, ये बाहर ही भोजन का पाचन कर लेते हैं एक हिसाब से। प्राणी संभोजी होलोजोइक, जैसे हम सब लोग हो गए, संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं हम लोग अंदर, फिर और पाचन शरीर के अंदर करते हैं, जैसे अमीबा हो गया और मानव हो गया। परजीवी, परजीवी अन्य जीव पोषी को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल, जूं हो गया, फीताकृमि हो गए, टेपवर्म, ये पेट में पाया जाता है, और जूं खोपड़ी में बालों में पाया जाता है, अमरबेल और ये बांदा ये सब पाया जाता है पौधे पर, पेड़ उगाता है उसी को, तो ये परजीवी होते हैं। अब हम लोग देखें एक कोश की जीवों में पोषण। अमीबा, अमीबा एक कोश की जीव है, अपनी कोश की सतह से भोजन ग्रहण करता है। यह उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध पादाव की मदद से यानी सूडोपोडिया की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पे जैसे कोई भोजन आ गया तो उसको इस तरीके से ये कवर कर लेता है, ढक लेता है, और अंदर खाने पीने के बाद, भोजन पचाने के बाद अपशिष्ट निष्कासन को निकाल देता है। भोजन के कण संगलित होकर खाद्य रिक्तिका यानी फूड वैक्यूल बनाते हैं। रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले पढ़ेंगे आहार नाल। तो मुख गुहा से स्टार्ट होती है आहार नाल और गुदा द्वार तक ये चली जाती है, और बीच में होता है लीवर। लीवर जो है पित्त रस का श्रावण करता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है, और फिर छोटी आंत मतलब फिर अमाशय में जाता है। फिर यहाँ पे ग्रसिका है, भोजन ग्रसिका से आता है एसोफेगस से, और अमाशय में आता है। 3 से 4 घंटे अमाशय में रहता है स्टमक में। फिर ये अग्नाशय जो है ये क्या करता है, पाचक एंजाइम स्रावित करता है, और अमाशय में HCl अम्ल स्रावित होता है, और अग्नाशय में ट्रिप्सिन, और अमाशय में पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। क्षुद्रांत छोटी आंत में भोजन सबसे ज़्यादा देर तक रहता है, छोटी आंत में खूब मतलब पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। फिर बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। फिर बेस्ट पदार्थ को गुदा के द्वारा, एनस के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। यानी अब देखते हैं मानव में पाचन की प्रक्रिया। मुंह में पाई जाती है लारे माइलेज एंजाइम मंड। जो लारे माइलेज होती है मुंह में, वो क्या करती है, मंड यानी स्टार्च को शर्करा में बदल देती है। स्टार्च को शर्करा में कौन बदल देती है, लारे माइलेज। यानी भोजन का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है पचना, और मुंह में लार में ही पाया जाता है लाइसोजाइम जो कीटाणुओं को मार देता है। अमाशय, अमाशय यानी पेट स्टमक, जठर ग्रंथियां स्रावित करती हैं HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अम्लीय माध्यम तैयार करता है और पेप्सिन की क्रिया में सहायता करता है, और पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। श्लेष्मा देखेंगे, अमाशय के स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। इसी में पाया जाता है श्लेष्मा यानी म्यूकस, जो अम्ल से शरीर की मतलब बाहरी परत को, अंदर की परत को जो है बचाता है, यानी जलने से बचाता है। क्षुद्रांत छोटी आंत, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन ही होता है छोटी आंत में। यकृत से पित्तरस स्रावित होता है, और वसा का एमल्सीकरण, जो पित्तरस होता है वो क्या करता है, उसका काम होता है वसा को पचाना, यानी वसा का एमल्सीकरण। एमल्सीकरण का मतलब होता है बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देना। अग्नाशय से रस स्रावित होता है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज जो वसा का पाचन
करता है। जो यकृत से मतलब रह गया वसा का पाचन होना, वो अग्नाशय में से स्रावित लाइपेज नामक एंजाइम उसको मतलब जो है पूर्ण पाचन कर देता है। अंतिम उत्पाद प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है और वसा अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। इसको याद रखेंगे। अब देखेंगे श्वसन यानी रेस्पिरेशन। भोजन से ऊर्जा उत्पादन करना, ये श्वसन कहलाता है। और सांस लेना केवल क्या करता है, फेफड़ों तक वायु जाती है और मतलब ब्लड को शुद्ध करती है बस। खाद्य पदार्थों का उपयोग कोशिकाएं ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। और ये ऊर्जा कैसे बनती है? ग्लूकोज का पायरुवेट 3 कार्बन अणु में विखंडन होता है। ग्लूकोज का जो 6 कार्बन वाला अणु होता है वो पायरुवेट यानी 3 कार्बन वाले अणु में विघटित हो जाता है, यानी ग्लूकोज किस में बदल जाता है? पायरुवेट में बदल जाता है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होता है। अब देखेंगे ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ। पहला यहाँ पर दिखाया गया कि ग्लूकोज के क्षण कोशिका द्रव्य में टूटते हैं जिससे पायरुवेट बनता है। पायरुवेट माने 3 कार्बन के अणु बनते हैं और एनर्जी भी बनती है। उसके बाद में अगर ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी वायवीय श्वसन होगा, ठीक, तो ईस्ट में होता है ये खमीर में, तो ये क्या बने, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो ये क्रिया होती है ईस्ट में, तो इसमें बनेगी शराब यानी एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनेगी। लेकिन ऑक्सीजन अगर मिल जाएगी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जो शरीर के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा और जल और ऊर्जा बनती है। और अगर ऑक्सीजन का अभाव हमारी पेशी कोशिका में हो गया तो ये लैक्टिक अम्ल बनाएगा जिससे हड्डियां दर्द करेंगी, ऊर्जा कम बनेगी। इसमें 2 ATP ऊर्जा बनेगी, इसमें 38 ATP के ऊर्जा के अणु बनेंगे। और दही खाने से भी लैक्टिक अम्ल जो है जम जाता है मांसपेशियों में। ATP कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और ADP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। श्वसन में मोचित ऊर्जा का उपयोग ADP तथा अकार्बनिक फास्फेट से ATP अणु बनाने में किया जाता है। ADP में जब P और जुड़ जाता है तो ये ऊर्जा जुड़ जाती है तो ATP बनता है। ATP को कहते हैं ऊर्जा के सिक्के। ATP के विखंडन से 1 ATP के विखंडन निश्चित मात्रा में 30 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिकाओं की क्रिया को चलाती है। जैसे बैटरी ऊर्जा देती है वैसे ही सेल में ATP काम करता है। जैसे बैटरी होती है, बैटरी से हम लोग बल्ब जलाते हैं, वैसे ही ATP एक होता है ऊर्जा का सिक्का। ये जब टूट जाता है, जब ऊर्जा की कमी होती है शरीर में, और ये ऊर्जा विमोचित करता है, मतलब दे देता है। अब हम लोग देखेंगे मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। अब देखेंगे वायु का मार्ग क्या होता है। सबसे पहले नासा द्वार से वायु प्रवेश करती है यानी नाक से, और फिर ग्रसनी में जाती है, और ग्रसनी से के बाद में फिर इसमें फूड पाइप में नहीं आती है, फिर चली जाती है पीछे वाली गली से, यानी फिर श्वास, इसको कहते हैं हम लोग कंठ से होती हुई श्वास नली, श्वास नली से श्वसनी जो पतली पतली होती हैं, श्वसनिकाएँ जिनको बोलते हैं, और यहाँ से आके और इसके बाद फेफड़ों में चली जाती है, फेफड़ों से कोशिकाओं में चली जाती है, पतली पतली कोशिकाओं में चली जाती है। कोशिका गुब्बारे जैसी संरचना होती है जहाँ गैसों का विनिमय होता है, यानी आदान प्रदान होता है। यहाँ पर ये जो है इसके अंदर ही मतलब चित्र बाहर दिखाया गया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले लेंगी और ऑक्सीजन अंदर दे देंगी। धूम्रपान से बचें, या फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। मानव में वाहन क्यों जरूरी होता है? मानव में वाहन क्यों जरूरी होता है? तो यहाँ पर देखेंगे परिवहन तंत्र की आवश्यकता। बड़े जीवों में अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। जो बड़े जीव हैं, हम सब लोग हैं, इसमें केवल विसरण दाब से सब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत ही कठिन कार्य है। विसरण से फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन के एक अणु को पहुंचाने में लगभग 3 वर्ष लग जाएंगे। विसरण जो ये बहुत धीरे प्रक्रिया होती है। अगर विसरण से आप लोग सोचेंगे कि हम ऑक्सीजन फेफड़ों से अंगूठे तक पहुँचा दें तो 3 साल लग जाएंगे, जब तक तो आदमी चलना फिरना भी बंद कर देगा। इसलिए एक तेज और कुशल तंत्र की आवश्यकता होती है। यह काम श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन, रिस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन जो है वो क्या कर देता है, वो ऑक्सीजन को ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को घोल लेता है और उसको विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है, वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, और फेफड़ों में पहुंचा देता है। वहाँ से फिर रक्त शुद्ध हो जाता है। हमारा परिवहन रुधिर यानी ब्लड। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि रुधिर क्या है, तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें होता है प्लाज्मा, तरल माध्यम, भोजन, सीव, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वेस्ट बेकार पदार्थों का विलेय अवस्था में वहन करता है। घुले हुए अवस्था में ब्लड के साथ ये चीज़ें भोजन शरीर के सभी अंगों तक जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ भी बाहर आते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं RBC, रेड ब्लड सेल्स,
ये क्या होता है, इनमें ही हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन ले जाता है, और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है, खूब भाईचारा होता है ले जाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन यह जल में अधिक विलेय, इसलिए इसका परिवहन रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी यही लाता है। अब देखिए हमारा पंप यानी हृदय, हार्ट। हृदय की संरचना, हृदय एक पेशी अंग हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। ऑक्सीजन प्रचुर और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को मिलाने से रोकता है। कई कोष्ठकों का ये घटक होता है, 4 इसमें कोष्ठक होते हैं। दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय, बायां निलय। बाएं में होता है शुद्ध रक्त और दाएं में होता है अशुद्ध रक्त। बाएं तरफ जो है हृदय का जो है ज़्यादातर भाग होता है शरीर में बाएं तरफ 280 ग्राम, और बचा जो है 20 ग्राम इस साइड होता है, तो हो गया पूरा 300 ग्राम। अब देखिए मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ऊपरी 2 अलिंद आर्ट्रियम और नीचे 2 निलय वेंट्रिकल। अब देखिए रुधिर का प्रवाह भाग 1, तो देखेंगे फुफ्फुस यानी लंग्स से, फेफड़ों से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुसी शिरा द्वारा हृदय में आ जाता है। फुफ्फुसी शिरा द्वारा बाह्य लिंद में आ जाता है, और बाह्य लिंद से फिर बाह्य निलय में जाता है, फिर बाह्य निलय से पूरे शरीर में जाता है, फिर पूरे शरीर में से फिर से कहाँ जाता है, दाएं लिंद में, दाएं लिंद से दाएं निलय में, और दाएं लिंद से यहाँ दाएं निलय में, दाएं निलय से फिर चला जाता है फेफड़ों को, फिर फेफड़ों से फिर आ जाता है मतलब शुद्ध होने के बाद में फिर से आ जाता है बाएं हृदय में, मतलब बाएं लिंद में। तो यही क्रिया चलती है। बायां लिंद संकुचित होता है और रुधिर बायां निलय में चला जाता है। जब बायां निलय संकुचित होता है तो रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर में पंप हो जाता है। वाल्व रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। वाल्व पाए जाते हैं किसमें, वाल्व पाए जाते हैं इसलिए क्योंकि ये क्या करते हैं, रुधिर को उल्टा उसमें आने नहीं देते हैं। तो दाईं तरफ होते हैं 3 वाल्व और बाईं तरफ होते हैं 2 वाल्व। ध्यान रखेंगे। रुधिर का प्रवाह भाग 2, बी ऑक्सीजनित रुधिर यानी डीऑक्सीजनेटेड रुधिर। अब ये क्या करता है, शरीर से महाशिरा में आता है, महाशिरा से बाएं लिंद में, बाएं लिंद से बाएं निलय में, और बाएं निलय से फेफड़ों में चला जाता है। ठीक। शरीर से बी ऑक्सीजनित रुधिर महाशिरा द्वारा हृदय में आता है। यह हृदय के दाएं कोष्ठ में प्रवेश करता है, और बायां अलिंद संकुचित होता है और रुधिर दाएं निलय में चला जाता है। जब बायां निलय संकुचित होता है तो रुधिर ऑक्सीजनीकरण हेतु फुफ्फुसी धमनी द्वारा फुफ्फुस लंग में भेज दिया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद में दोहरा परिसंचरण तंत्र। अगर ये चित्र नहीं समझ में आया तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, बोर्ड पे मैंने पढ़ाया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र। प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है, और इसीलिए इसको हम लोग दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ऑक्सीजन तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग रखने में मदद करता है। क्यों आवश्यक है, शरीर को उच्च दक्षतापूर्व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। पक्षी और स्तनधारी जैसे जंतुओं के लिए लाभदायक है। शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे इस चीज़ को। अब हम लोग देखेंगे रक्तदाब और यहाँ पर रुधिर वाहिकाएं, धमनी, शिराएं और कोशिकाएं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, बहुत ध्यान से इसको समझो। धमनी जो होती है मोटी होती है, आर्टरी जिसको बोलते हैं, रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाने का कार्य करती है धमनी। भित्ति मोटी होती है, लचीली होती है, उच्च दाब के कारण इसमें रक्त प्रवाहित होता है। शिराएं यानी वेंस, जिसको हम लोग नसें कहते हैं, रुधिर को अंगों से वापस हृदय में लाती हैं। मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती, ये पतली होती है। इनमें वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व इसलिए ताकि ब्लड वापस ना शरीर में वापस लौट पाए, सीधे कहाँ आ जाए, फेफड़ों में आ जाए और शुद्ध हो जाए। कोशिकाएं सबसे छोटी वाहिकाएं। भित्ति एक कोश की मोटी पदार्थों का विनिमय यही होता है केशिकाओं में। रक्तदाब और प्लेटलेट्स। अब देखेंगे दाब और प्लेटलेट्स। ब्लड प्रेशर देखेंगे। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसको हम लोग कहते हैं रक्तदाब। प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक 120 mmHg लगता है, मतलब शरीर की तरफ ब्लड भेजने के लिए ज़्यादा दाब लगाना पड़ता है और खींचने के लिए कम, 80 mmHg। सामान्य रक्तदाब उसके लिए होता है 120/80 mmHg। घटने बढ़ने पर हो जाता है ब्लड प्रेशर हाई और ब्लड प्रेशर लो। पादपों में परिवहन। तो पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स। जल का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है, और भोजन का परिवहन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। जाइलम ऊतक मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। जड़ों की कोशिकाएं सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं, आयनित चीज़ें प्राप्त करती हैं, जिसे जल में प्रवेश करता है, और यह एक तरल जल स्तंभ का निर्माण करता है। यहाँ पर देख लेंगे
मुख्य चालक बल इसमें वाष्पोत्सर्जन होता है। कर्षण बल, पत्तियों के रन द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि होती है। जब धूप ज़्यादा होती है तो जल बाहर भी निकल जाता है। यह एक चूसक उत्पन्न करता है जो जल को ऊपर खींचता है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, भोजन का परिवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। यह कार्य फ्लोएम नामक संवहन उत्पन्न करता है। यह अमीनोम तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। स्थानांतरण ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता है। एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। उत्सर्जन देखते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र बहुत ध्यान से देखेंगे। उत्सर्जन हानिकारक उपापचयी व्यर्थ पदार्थों को निष्कासन करता है। मुख्य नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ होता है यूरिया या यूरिक अम्ल। मानव उत्सर्जनी तंत्र के अंदर एक जोड़ा वृक्क यानी किडनी 2 होती हैं। एक मूत्रवाहिनी मतलब एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है। यहाँ पर देखिए इधर की भी मूत्रवाहिनी उधर से भी, और इसमें मूत्राशय मूत्र इकट्ठा होता है। एक मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है, ठीक यहाँ पर, और इससे जो है निकल जाता है। अब देखते हैं वृक्क की सफाई यानी वृक्कार्ड नेफ्रॉन, किडनी की सफाई। तो प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्पंदन एकक कोशिकाएं, एकक मतलब फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम लोग वृक्कार्ड या नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ पर भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन जाता है कि किडनी का संरचनात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन ऑप्शन होता है सही। तो यहाँ पर मुख्य भाग भी यहाँ पे लिखे गए हैं। इसके बाद में मूत्र बनाने की प्रक्रिया लिखा है। प्रारंभिक निस्पंदन में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल में होते हैं। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्पंदन वक्त में होता है। चरण 2, जैसे जैसे मूत्र नलिका में प्रवेश होता है उपयोगी पदार्थों का पुनरावशोषण हो जाता है। जल की मात्रा का पुनरावशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर निर्भर करता है। अंत में केवल 1 या 2 लीटर मूत्र ही उत्सर्जित होता है। पादपों में उत्सर्जन, पौधों में अपशिष्ट निपटान, ऐसे ही पौधों में भी बेकार पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियाँ अपनाते हैं। अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पाते हैं। ज़्यादा जल हो जाता है जब, तो धूप निकलती है तो वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बहुत से अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। बहुत से अपशिष्ट पदार्थ तब भी रह जाते हैं जिन्हें अन्य तरीकों से यानी गोंद के रूप में बाहर निकाल देते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ गिरने वाली पत्तियों में संचित रहते हैं जो पत्तियों को गिरने के साथ गिर जाते हैं। कुछ अपशिष्ट अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं, आसपास मृदा में छोड़ देते हैं। साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।